नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पकड़ुआ विवाह की। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं और आप उन जगहों पे रहते हैं जिस इलाके में ज़बरदस्ती पकड़ के लड़कों की शादी कर दी जाती है, तो आप डरते भी होंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी लग गई होगी, आप बहुत हैंडसम रहे होंगे, तो आपको भी याद होगा कि आपके ज़माने में भी या अब भी अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं और शादी के योग्य हैं, तो भारत के कई हिस्सों में ये प्रचलन में शादी है जहां पर लड़की वाले एक योग्य वर को पकड़ के ले आते हैं और गन पॉइंट पे लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी जाती है और इसे ही कहते हैं पकड़ुआ विवाह। वैसे तो ये वर्ड्स जो है पकड़ुआ विवाह, दो शब्द जो हैं वो बिहार के इलाके में प्रचलित है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की शादियां प्रचलित रही हैं और ये कोई आज से नहीं है, ये दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अभी जो खास बात है वो ये है कि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक पकड़ुआ विवाह को अमान्य घोषित कर दिया है। यानी पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि याचिकाकर्ता की शादी चूंकि जबरदस्ती करवाई गई थी, गन पॉइंट पे करवाई गई थी, उसकी मर्जी के बगैर करवाई गई थी और उसमें सातों फेरे नहीं ले पाए थे वो दोनों, इसलिए इस शादी को पटना हाई कोर्ट ने अमान्य कर दिया, नलीफाई कर दिया। तो फिर आइए इस पकड़ुआ विवाह के बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको बताता हूं। बिहार में पकड़ुआ विवाह या जबरन बंदूक की नोक पर हुई शादी यानी फोर्स्ड मैरिज को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने माना है कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आता है। मतलब ये हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों में नहीं है, उसके खिलाफ आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक दोनों की इच्छा ना हो और दूल्हा और दुल्हन सात फेरे नहीं ले लेते हैं, तब तक इसे विवाह नहीं माना जाएगा। अब जब बात हिंदू मैरिज एक्ट की हो रही है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मेरे पीछे ये जो स्लाइड में सेंस बोर्ड में ये जो प्रोविजंस है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। ये है लिखा हुआ हिंदू मैरिजेस, कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। यानी कि अगर दो हिंदुओं की शादी हो रही है, एक लड़का और एक लड़की दोनों अगर हिंदू हैं और उनकी शादी करवाई जा रही है, तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या शर्तें दी गई हैं। A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। ये शर्तें अगर पूरी होती हो तो दो हिंदुओं की शादी को मान्य माना जाता है कानूनी रूप से। Neither party has a spouse living in the time of the marriage। मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, कुंवारे होने चाहिए। At the time of the marriage, neither party is incapable of giving a valid consent to its consequence of unsoundness of mind, or though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। इसका मतलब है कि जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में शादी को तभी माना जाएगा जब आपने वैलिड कंसेंट दिया हो। अगर आपने कंसेंट दे भी दिया हो और आप मेंटली साउंड नहीं है, अगर ये साबित हो जाता है कि आप मेंटली साउंड नहीं है और आपके कंसेंट को वैलिड नहीं माना जा सकता है, तो उस हालत में भी हिंदू मैरिज एक्ट शादी को मान्य नहीं मानता है। Has been subject to recurrent attacks of insanity, the bridegroom has completed the age of 21। इसका मतलब ये होता है कि जो लड़का है उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए and the bride, the age is 18 at the time of the marriage। मतलब ये जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला तो ये होना चाहिए कि आप शादी के टाइम में कुंवारे हो, आपकी पहले से शादी नहीं हुई। दूसरा, आप जो कंसेंट दे रहे हैं वो वैलिड हो, यानी कि आपका मेंटल स्टेटस सही हो और आपने कंसेंट दिया है। और तीसरा, अगर आप लड़का हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। हिंदू विवाह एक्ट में यानी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होती कैसे है, सेरेमनीज के लिए
क्या क्या किए जाते हैं, कौन से सेरेमनीज होते हैं, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। मतलब जो उनके ट्रेडिशनल, जो उनके कस्टम्स है, जो नॉर्म्स है सोसाइटी के, जो पहले से जो आपके घर में कल्चर और ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जिस विधि से शादियां होती हैं आपके घरों में, हिंदू परिवारों में, उस तरीके से आपकी शादी होनी चाहिए। Where such rites and ceremonies include the Shaptapadi, that is taking the 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 2 लाइन है यहाँ पर, और उसमें ये जो लिखा हुआ है सप्तपदी, मतलब हुआ 7 फेरे। कॉमनली हम इसे यही कहते हैं कि दुल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे ले लिए, और हम ये मान लेते हैं कि शादी को कंप्लीट कर दिया गया है। सिंदूर लगाने का रिवाज है और 7 फेरे लेने का है। और साउथ इंडिया में उसमें यह भी होता है कि मंगलसूत्र पहनाया जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन शादीज में ज़्यादातर के मामले में यही होता है कि आप 7 फेरे ले लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान के, और फिर सिंदूर लगा दिया जाता है लड़के की तरफ से लड़की की मांग को, और उसे शादी मान लिया जाता है। और यही प्रोविजंस सेरेमनीज के रूप में हिंदू मैरिज एक्ट में यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये जो सप्तपदी है, ये जो 7 फेरे लेने वाली बात है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया था, याचिकाकर्ता को जब शादी से फ्री किया, उसकी शादी को अमान्य किया, तो पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यही कहा था कि हमें ऐसे सबूत नहीं मिले कि इस शादी में 7 फेरे लिए गए थे, पूरे किए गए थे, और इसीलिए सिर्फ जबरदस्ती सिंदूर लगाने से ये शादी मान्य नहीं होगी। और उसी के बाद पटना हाईकोर्ट ने शादी को नलीफाई कर दिया। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द किया है, जिन्हें 10 सालों के बाद बिहार में अपहत कर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उनकी जबरन शादी कर दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत, मतलब उनका नाम रविकांत है, को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था, जब वो लखीसराय के एक मंदिर में पूजा करने गए थे। मतलब ये हुआ, याचिकाकर्ता जो था वो सेना में कांस्टेबल था, और 10 वर्ष पहले की बात है, 30 जून 2013 को उसे अगवा कर लिया गया था लड़की के घर वालों के द्वारा, और उसके बाद गन पॉइंट पर एक मंदिर में लखीसराय में उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी गई थी। यह घटना बिहार में प्रचलित पकड़ुआ विवाह का एक उदाहरण था, जो एक सामाजिक बुराई है, और इसमें विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज से बचने के लिए बंदूक की नोक पर विवाह योग्य लड़कों से उनकी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। यहाँ पर वो कारण सामने आ रहा है, आखिर पकड़ुआ विवाह क्यों किया जाता है। जब गन पॉइंट पे किसी को पकड़ के आप अपनी लड़की से शादी करवा देते हैं, गांव की लड़की से शादी करवाते हैं, अपनी जान पहचान वाली किसी लड़की की शादी करवाते हैं, जबरदस्ती किसी को उठा कर ले आते हैं, और उसके बाद आप उसे फोर्स करते हैं कि आप पीसफुल आप जिंदगी भी बिताएं, उसे खुश भी रखें, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो एक कारण तो यह माना जाता है कि चूंकि दहेज बहुत बड़ी प्रथा है और बहुत भारी दहेज मांगा जाता है लड़के वालों के तरफ से, और लड़का अगर सरकारी नौकरी में हो, हैंडसम हो या बहुत पैसे वाला हो, तो जो दहेज की जो रकम होती है उसी के अनुसार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो परिवार ये दहेज की रकम नहीं देना चाहते हैं, नहीं जुटा पाते हैं, तो वो एक रास्ता ये अपना लेते हैं कि कोई अच्छा लड़का मिल गया, पसंद आ गया, तो चलो उसको उठा लेते हैं और शादी जबरदस्ती करवा देते हैं। याचिकाकर्ता सभी रीतियों के संपन्न होने से पहले दुल्हन के घर से भाग गया और ड्यूटी पर फिर से लौटने के लिए जम्मू कश्मीर चला गया, तथा छुट्टी पर लौटने पर शादी को रद्द करने की मांग करते हुए लखीसराय की परिवार अदालत में एक याचिका दायर की थी। यहाँ पर यह कुल मिला के मामला सामने आया था कि वो किसी तरह बचकर भाग निकला था, शादी कंप्लीट उस वक्त नहीं हुई थी, और उसके बाद वो फैमिली कोर्ट में वहाँ लखीसराय में उसने एक याचिका डाली थी। फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने यह कहते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया कि पारिवारिक अदालत ने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया कि याचिकाकर्ता का मामला अविश्वसनीय हो गया, क्योंकि उसने विवाह को रद्द करने के लिए तुरंत मुकदमा दायर नहीं किया था। मतलब फैमिली कोर्ट ने ये कहा था कि फैमिली कोर्ट ये मानती है कि आपका जब विवाह हो गया था तो आपने उसी समय एक कंप्लेंट डाल देना था, आपको उसी समय अदालत का दरवाजा खटखटा देना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी नौकरी पे चले गए और जब आपको छुट्टी मिली तब आते हैं और आप कहते हैं फैमिली कोर्ट में कि हमारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, गन पॉइंट पे मुझे फोर्स करके मंदिर से उठा के ले गए थे लड़की वाले और मेरी शादी करवा दी थी, इसीलिए ये अदालत आपकी बातों का भरोसा नहीं करती है, ये फैमिली कोर्ट ने कहा था। लेकिन पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा कि हम सिर्फ इस बात से इसको नहीं मान लेते हैं कि शादी को में उसने कंसेंट दिया था और वो वैलिड है। अगर उसे छुट्टी नहीं मिली या उस वक्त वो डरा हुआ था या किसी भी वजह से उसने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया और तब दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, तो वैसे में न्याय तो तभी मिलना चाहिए ना, चाहे वो थोड़ी देर से ही न्याय के दरवाजे पर आया हो। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कोई अनुचित देरी नहीं हुई है। खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में अपने आदेश में इस बात पर जोर देने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया कि हिंदू परंपराओं के अनुसार कोई भी शादी तब तक वैध नहीं हो सकती है जब तक कि सप्तपदी नहीं की जाती। मतलब कि खंडपीठ ने यह रेफरेंस दिया, उस जजमेंट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया था एक हिंदू मैरिज के मामले में कि जब तक सातों फेरे नहीं लिए जाते हैं तब तक हिंदू विवाह कंप्लीट नहीं माना जाता है। जब तक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, विद्वान परिवार अदालत का यह निष्कर्ष कि सप्तपदी का अनुष्ठान नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि विवाह नहीं किया गया है, किसी भी योग्यता से रहित है। मतलब खंडपीठ ने यह साफ तौर पे कहा कि लड़की वाले चूंकि ये कह रहे हैं कि जो सतपदी है यानी कि सातों फेरे नहीं लिए गए हैं, उसके बाद भी हमने सिंदूर दिलवा दिया था, तो अब तो इनकी शादी हो गई और हमारे लिए तो ये हमारा दामाद है और इसकी शादी हो चुकी है, तो हमें तो इसे मानना ही पड़ेगा, हम इस शादी को मानते हैं। लेकिन खंडपीठ ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह रेफरेंस दिया है, एक हवाला सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का दे दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि हिंदू विवाह तभी पूरा माना जाता है जब आप अग्नि को साक्ष्य मान के 7 फेरे ले लेते हैं। मेरे पीछे स्लाइड में एएनआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी और यह रिपोर्ट 2022 में है और इसका है डेट है जून 15 को। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, जून 2022 में जून 15 को ये एएनआई ने रिपोर्ट जारी की थी और ये एक केस स्टडी था ऐसे ही पकड़ुआ विवाह का। ये सत्यम है, इसमें लिखा हुआ, पहले मैं आपको पढ़ता हूं आपके लिए। बिहार, ए वेटरनियन यानी कि वेटनरी डॉक्टर वाज अबडक्टेड एंड फोर्सिबली मैरिड इन बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में एक वेटनरी डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ के उसकी शादी करवा दी गई। ही वाज कॉल्ड अराउंड 12 PM टू चेक on a sick animal, after which 3 people kidnapped him. Everyone in the house was worried, after which we went to the police, said a relative of the victim. ये कहने का मतलब है कि ये एक वेटनरी डॉक्टर थे और इनको जबरदस्ती पहले उनको बोला गया कि हमारे घर में जो पशु है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, किसी पशु की तबीयत खराब होने के नाम पर एक वेटनरी डॉक्टर को घर बुलाया जाता है और उसके बाद उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। तो ये एक केस स्टडी था जो तेघड़ा थाना बेगूसराय का था और इसमें ये पूरे केस वैसे हुए थे, FIR हुआ था और ये उस शादी की तस्वीरें हैं। ये इनका नाम सत्यम है और ये देखिए यहाँ पर शादी की तस्वीरें हैं। तो इस तरह के जो केस स्टडीज होते हैं वो आपको एकदम आसानी से पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे मिल जाते हैं। बिहार, चूँकि हम यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की उस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बिहार के केसेस पर बात कर रहे हैं, हम बिहार के डाटा पर बात करेंगे। और वैसे पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में इस तरह के पकड़ा विवाह, जिसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन मैरिज बाय फोर्स आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, मैरिज बाय अबडक्शन आप कह सकते हैं, तो वो चलन में है और ये कई दशकों से चला आ रहा है। मेरे पीछे इस स्लाइड में बिहार पुलिस मुख्यालय से जो अलग अलग मीडिया संस्थानों को, अखबारों को जो जानकारी दी गई थी और NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के वेबसाइट पे जो जानकारी जितनी मिली है उसके अनुसार ये जो आपको मैं डाटा बता रहा हूँ वो ये है कि बिहार के अंदर
2010 में 2526 केसेस इस तरह के पकड़वा विवाह के आए। 2011 में 2787 आए। 2012 में 3607 आए। 2014 में 4683 आए। 2015 में 3000 आए। 2016 में 3070 आए। 2017 में 3405 आए। 2020 में 33, 2021 में 14 और 2022 में जो मार्च तक का डाटा अवेलेबल था उसमें 3 केसेस आए थे। और ये जो चार्ट है ये मैंने एनसीआरबी के वेबसाइट से निकाला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो data.gov.in पे है ये। और ये 2014 का पूरे इंडिया का ये पूरा डाटा था, लेकिन चूंकि मैं बिहार को डिस्कस कर रहा हूँ, बिहार के पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं बिहार का डाटा ये जो 2014 का यहाँ पर मैंने लिखा है 4683, ये देखिए बिहार है, ये 2014 है। और यहाँ पर जो मैरिज बाय फोर्स है वो ये है, अबडक्शन करके जो शादी की गई है वो 4683 है। और ये सिर्फ एक बिहार की बात नहीं है, मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 274 उस साल हुए हैं 2014 में, अरुणाचल में 20 हुए हैं, आसाम में 3883 हुआ है, छत्तीसगढ़ में 274 हुआ है, गुजरात में 1390 है, हरियाणा में 179 है, गुजरात में 890 है, झारखंड में 819 है। तो ये जो रेफरेंस है ये आपके समझने के लिए है कि पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में इस तरह का विवाह प्रचलन में है। लेकिन हम बात चूंकि बिहार की कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के उस फैसले की कर रहे हैं, तो जो मैं डाटा लेके आया हूं वो बिहार का है और हम बिहार के ही रेफरेंस में इस बारे में बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पकड़वा विवाह की शुरुआत कब हुई थी, कौन से ऐसे दशक में, कौन से फेज में, किस कालखंड में इसकी शुरुआत हो गई, ये कब से दिमाग में आ गया लड़कियों के परिवार वालों को कि ये लड़का बड़ा सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर जमींदार घर से है, या कुछ भी है, अगर पसंद आ गया है परिवार वालों को तो उस लड़के को छोड़ो कहाँ माँ बाप से बात करने जाएंगे, परिवार के पास जाएंगे, इस लड़के को ही सीधा उठा लेते हैं और जबरदस्ती गन पॉइंट पे लाके लड़की से अपनी शादी करवा देते हैं। तो फिर ये शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसका तो आंसर जानना भी चाहिए सबको। वैसे पकड़वा विवाह की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, यह ठीक ठाक बताना मुश्किल है, मतलब इसका रेफरेंस मिलता नहीं है, ढूंढने पर भी अभी ये पता नहीं चला है कि पहला पकड़वा विवाह कब हुआ था या ऐसे प्रचलन में ये कब बढ़ता चला गया। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि 1970 से 80 यानी कि 70 के दशक में बिहार में शादी के इस नए प्रचलन की शुरुआत हुई जिसे नाम दिया गया पकड़वा विवाह। मतलब ये मान सकते हैं मोटे तौर पे कि 70 के दशक में ये बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसका कारण आप ये भी मान सकते हैं कि 70 दशक में धीरे धीरे जो दहेज प्रथा थी वो ऊंचाई पे चली जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा, लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगने लगे थे और वो इतना ज़्यादा मांगने लगे थे, मान लीजिए कि किसी का बेटा इंजीनियर बन गया हो, किसी का बेटा अधिकारी बन गया हो सरकार में, तो वो इतना ज़्यादा पैसे मांगने लगे थे कि लड़की वालों के लिए मुश्किल हो गया था अपनी बेटियों की शादी करना। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थे बिहार में, पूरी दुनिया इंडिया भर में बहुत सारे इलाके थे बिहार में जहां पर इस तरह के पकड़वा विवाह यानी मैरिज बाय अबडक्शन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा और फिर लोगों के संज्ञान में आने लगा। तो यही माना जाता है कि 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पकड़वा विवाह नाम से ही पता चलता है कि पकड़ के जबरदस्ती विवाह करा देना, मतलब जबरिया जोड़ी बना देना, यही मतलब है पकड़वा विवाह का, जबरिया शादी करवा देना। मतलब लड़का को पकड़ के लेके आओ और जबरदस्ती उसकी शादी करवा दो और जबरिया जोड़ी बना दो। और अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।